हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से एक काफी कमाल की मानव का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हालांकि ये वाली मानव एक न्यू मानव है और इसका पहले से एक चैप्टर आ चुका है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस मानव की स्टोरी की तो यार वो सच में बवाल है। मतलब इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इस मानव को देखते हुए बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि इस मानव के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा ईविल है। हालांकि वो ये चीजें जानबूझ के तो नहीं करता, लेकिन बेचारे की किस्मत ने उसे वहां पे लाके खड़ा कर दिया है। तो अगर तुम्हें जानना है कि वो इविल कैसे बनता है और उसे अपनी जर्नी में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो ये सबको आपको वीडियो देख के पता लगेगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं चैंग शुआन कॉन्टिनेंट को, जहाँ पे हमें यूकाओ नाम की जगह देखने को मिलती है, जो कि काफी सुंदर जगह होती है। तभी वहाँ पे वो कह रहा होता है, हे क्या तुमने सुना, यहाँ पे फूजी सैट का एक बचा हुआ इंसान इस क्विंगे सिटी के अंदर अपीयर हुआ है और पता नहीं वो कौन है। तभी कोई दूसरा कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुन रखा है। वो इंसान असल में यहाँ पे ब्लर और फ्लैश को इस्तेमाल करता है जिंदा चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी खुद की दिमागी कार्ड्स को। हम जैसे आम से लोग तो बस उनके लिए उनके हंटिंग टारगेट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। वो लोग सच में काफी ज्यादा बुरे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई दूसरा कह रहा होता है, बिल्कुल भी घबराओ मत, अभी हाल ही में जितने भी राइटर्स कल्टिवेटर हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं उन्हें पकड़ने के लिए और डेफिनेटली वो उन्हें पकड़ ही लेंगे। तभी हम देखते हैं वहीं गली में से एक लौंडा जा रहा होता है और मैं आपको बता दूं यही लौंडा अपनी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। और वो सुनता है वहाँ पे लोगों को बात करता हुआ, जिनमें से एक बंदा कह रहा था कि हाँ डिमोनिक कल्टिवेटर्स को खत्म हो जाना चाहिए, उन्हें यहाँ पे जीने का कोई हक नहीं। और तभी हम देखते हैं इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है, इसका नेम होता है चूशुआन और ये इनर डिसिपल होता है वूजी सेट का। और ये यहाँ पे कह रहा होता है, देख के लगता है मैं यहाँ पे लंबे टाइम तक रुक नहीं सकता अब। और ये बास्टर्स कहीं के ये मेरा पीछा 1 साल से कर रहे हैं और इवन इन्होंने मेरा पीछा एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो कहता है इस तरह से लाइफ जीना सच में काफी मुश्किल हो रखा है मेरे लिए। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो बताना स्टार्ट करता है अपने मनी मन ये सारी बातें बोलता हुआ कि मैं इस चैंगशुआन कॉन्टिनेंट में आ गया, मेरे पास ना तो कोई बैकग्राउंड था और ना ही कोई फैमिली कनेक्शन, और मेरा कल्टीवेशन टैलेंट भी काफी ज्यादा मेडिकोल लेवल पे था, यानी कि बहुत ही आम सा। और फिर इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद और स्कीम करने के बाद फाइनली मैं ज्वाइन कर पाया लार्जेस्ट सेट को, जो कि इस पूरे युगाओं के अंदर सबसे बड़ा सेक्ट माना जाता था, जिसका नेम वूजी सेक्ट था। और फिर मैंने उस सेट को ज्वाइन करने के बाद इनहेंस करने के लिए मेरी ताकत को मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने सेट की काफ़ी सारी कोर टेक्निक को प्रैक्टिस किया और काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की। मैंने वॉर्म कल्टीवेशन करी, पॉइजनस और साथ साथ फेस बदलने की टेक्निक और भी कॉर्पस से एनर्जी चूसने की टेक्निक, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें जो कि खास थी। मैंने वो सबका सब मास्टर किया और फाइनली उनकी मदद से क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंच गया। और बस में एक कदम ही दूर था जब इनर एल्डर्स मुझे अपने डिसाइबल्स के तौर पे एक्सेप्ट करने वाले थे। लेकिन तभी बदकिस्मती से इस क्रिटिकल मोमेंट के अंदर जितने भी मेरी बुरी किस्मत के तारे थे वो सबके सब एक साथ आ गए, क्योंकि हमारे सेट के जो फर्स्ट एंसेस्टर हैं वो एकदम से पागल होके कुछ पूरा कर बैठे थे। और तभी हम देखते हैं और कहने लगता है इसी वजह से जितने भी 5 मेजर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट थे यू गांव के अंदर, उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया और इस सिचुएशन में वो सब एक साथ आ गए और उन्होंने हमारे वूजी सेट पे दिमागी सेट का लेबल चिपका दिया। और फिर उन्होंने एक साथ टीम बनाकर हम पे अटैक किया। इसी वजह से इस लड़ाई के दौरान जितने भी हाई-अप्स थे हमारे सेट के वो या तो मारे गए या तो भाग गए या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया उन्हें। और डिसाइबल्स की बात करूं तो वो तो उस फाइट के दौरान बहुत ही मुश्किल से बच पाए थे, उनमें से बहुत ही कम डिसाइबल्स थे जो कि जिंदा बचे, बाकी सब तो मार दिए गए थे राइटर्स अलायंस के हाथों। तभी हम देखते हो कहना स्टार्ट कर देता है, उनमें से एक डिसाइबल मैं भी हूँ। यहाँ पे मेरी कल्टीवेशन जो कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन और सोल सिजोरे आर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहती है। मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ती है नार्स को प्रैक्टिस करने के लिए काफी लार्ज अमाउंट में ब्लड एसेंस की, और मेरे वॉर्म्स को भी मुझे फ्लैश खिलाना पड़ता है। इसीलिए लिविंग बीन्स का फ्लैश पाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रखा है और ब्लड पाना भी। वो गुस्से में कह रहा होता है यहाँ पर ये चीज मेरे पे हावी होती जा रही है, अगर मैं बिल्कुल भी रिसोर्स को टाइम में नहीं पा पाता तो इसकी वजह से मुझे एक काफी बड़े बैकलैश से गुजरना पड़ेगा और शायद से मैं पागल होकर मर भी सकता हूँ, बहुत ही गंदी मौत। इसके बाद वो कहता है अपने मन ही मन, अभी मेरी बॉडी और रेडी ठीक ठाक बैकलैश से गुजर रही है, पर जैसे तैसे करके मैं इस पे काबू रख पा रहा हूँ, पर पता नहीं कब तक हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम तो मैं जैसे तैसे करके फाइनली यहाँ पर किसी न किसी सेट के जूनियर डिसेबल से मदद मांग रहा हूँ और उससे रिसोर्सेज ले पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं इतना कहते हुए वो एक जगह पे आ चुका होता है और फिर कहने लगता है अपने मन ही मन, लेकिन मुझे कैसे भी करके मेरी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, नहीं तो चीजें आगे चल के मेरे लिए दिक्कतें खड़ी करेंगी। वहाँ पे एक बंदा देख चुका होता है
चू को, और फिर वो एकदम से अपने उस फेस को अनकवर करता हुआ कहता है, ब्रदर शू आप फाइनली यहाँ पे आए गए। तभी हम देखते हैं शू वहाँ पे कहने लगता है, हाँ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही खराब होता है। वो बंदा बोलता है, ब्रदर आखिर आप इतनी बेकार हालत में क्यों हो, आप बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे मेरे को। तभी चू वहाँ पे कहता है, क्या 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 तुम वो आइटम लेकर आए हो जो कि मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है, सीने ब्रदर आप सच में काफी बहादुर हो, आप अभी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो हमारे सेट की टेक्निक को। हाँ तो तुम सही कह रहे हो, ये बंदा जो कि सामने बैठा हुआ है ये असल में अपने एमसी की पुराने वाले सेट का एक बंदा है, एक डिसाइबल जिसने कि सरेंडर कर दिया था राइटर सेट वालों को, और अभी ये उनके साथ मौजूद है। लेकिन ये बात चू को नहीं पता। चू को लगता है कि ये अभी भी हमारे सेट के लिए लॉयल है और बस हमारे सेट के साथ दे रहा है। तभी ये कहने लगता है, ये लीजिए ये वो डीमन बीस्ट ब्लड बीड्स हैं जो कि आपने मंगवाए थे, लेकिन अगर 5 मेजर ऑर्थोडॉक्स सेट को इसके बारे में पता लग जाता है तो वो हमें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। तभी हम देखते हैं चू कहने लगता है, वो बेकार से ऑर्थोडॉक्स सेट जो कि अपने आप को काफी ज्यादा महान बताते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे सेट पे बेकार से चार्जेस लगा के हमें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फर्क नहीं पड़ता हम कोई भी टेक्निक कल्टीवेट करें, वो डिमोनिक हो या नॉर्मल, वैसी भी टेक्निक टेक्निक होती है, इन सब में डिफरेंस ही क्या है जब तक कि हम हमारे माइंड पे कंट्रोल रख पाते हैं। अभी हम देखते हैं वो डिसाइबल चू की बातें सुन के हंसते हुए कहने लगता है, ब्रदर चू मेरे को लगता है मेरे को इतना ज़रा नहीं सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, और मैं तो बस ये बातें कहना चाहता था कि ये आइटम्स ढूंढ पाना इतना भी आसान नहीं है जो कि आप हर बारी मंगवाते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो उसे कुछ स्प्रिस्टोन देते हुए कहता है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया, और ये डीमन बीस्ट ब्लड बीस्ट असल में काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रहे हैं, हालांकि मेरे को ये थोड़े से ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन फिर भी ठीक है तुमने जितने भी दिए हैं इससे मेरा काम चल जाएगा। ये लो 10 लो ग्रेड के स्प्रिट स्टोन्स जिस चीज़ पे हम एग्री हुए थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई कहता है, कुछ ना कुछ तो मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, और ये होता है चू। चू को भी ये वाली चीज़ नोटिस हो चुकी होती है, वो एकदम से शॉक हो जाता है, और तब भी उसके कानों के अंदर आसपास के लोगों की खुसुर खुसुर की आवाज़ें आने स्टार्ट हो चुकी होती हैं। वो ध्यान से सुनने वाली एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक वूजी डीमन सेट के ट्रेटर का, और यहाँ पर उसकी मदद से हम बचे हुए जितने भी लोग हैं वूजी डीमन सेट के उन्हें अपने झांसे में फंसा लेंगे, और यही तरीका है उन छिपे हुए सांप को उनके बिलों से बाहर निकालने का, और ये प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला। तभी कोई दूसरा कहता है, हाँ इसकी मदद से उन्हें पकड़ पाना काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए। तभी एक और कहता है, हंसते हुए, जितने भी रिसोर्सेज उस बंदे ने काफी ज्यादा मेहनत करके जमा किए हैं वो भी जल्दी हमारे हो जाएंगे, ये चीज सच में काफी कमाल की होने वाली है। तभी एक और कहता है, हाँ इस तरह के डीमन कल के मेंबर को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसकी स्किन को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहिए, इसकी सारी की सारी टेंडेंस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और इसकी बॉडी से इसकी सारी की सारी चीजों को सोख लेना चाहिए। ये बिल्कुल ही बेकार लोग हैं, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और चू वहाँ पे सारी बातें सुन चुका होता है। मैं असल में तुम्हें बता दूं, ये आगे बैठा हुआ जो डिसाइबल है असल में ये एक जासूस है जो कि चू को धोखा दे रहा है, और यहाँ पर चू के जरिए उन बचे हुए वूजी सेक के मेंबर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि सेक से उस फाइट के दौरान बच के भाग निकले थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जू को भी पता लग चुका होता है, और वो कहता है, जू ने ब्रदर मेरे को अभी भी थोड़ी ब्लड स्प्लिट पेस की जरूरत है, क्या तुम्हारे पास में वो मौजूद है। तभी वो डिसाइबल शॉक होते हुए कहता है, मेरे पास थोड़ी पड़ी तो हुई हैं, लेकिन वो यूजुअली इस्तेमाल की जाती हैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले कल्टीवेटर्स के जरिए उनकी हीलिंग के लिए, क्या तुम्हें भी वो चाहिए, इसका मतलब तुम भी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने अंकल ल्यू और बाकी सभी को ढूंढ लिया। अब चू यहाँ पे लियांग की बातें सुनने के बाद काफी गुस्से में आ चुका होता है, और फिर काफी सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, फालतू सवाल जवाब मत करो, अगर तुम्हारे पास में ब्लड स्प्लिट पिल है तो जल्दी से उसे बाहर निकालो। और वो ये सारी बातें काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए कह रहा होता है लियांग से। तो हाँ यार, उस सामने वाले डिसेबल का नेम लियांग है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। तभी लियांग गुस्से में आते हुए कहने लगता है, ब्लड स्प्लिट पिल काफी महंगी आती है सीने ब्रदर, मुझे लगता है कि आप उन्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और फिर वो कहने लगता है, अगर आप मुझे अंकल ल्यू के पास ले चलते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, फाउंडेशन बिल्डिंग करते हुए जैसे उनके जैसे, और मैं तुम्हें इसके लिए ब्लड स्प्लिट पिल भी ऑफर करूंगा, वो भी फ्री में, और साथ साथ मैं तुम्हें मिडिल ग्रेड के स्प्रिट स्टोन भी दूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो उसके हाथों से उसका स्प्रिट स्टोन ले चुका होता है, और कहने लगता है, हालांकि रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन चलो मैं तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
फिर वो कहता है लेकिन तुम्हें मेरी सारी की सारी बातें माननी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। पीछे हम देखते हैं उन्हें राइट सेट के कल्टीवेटर्स को, जो कि यहाँ पर चू को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं लियांग उसके साथ में है। तब भी वो एल्डर कहने लगता है बाकी सारे डिसेबल से देख के लगता है आज हमें काफी बड़ी मछली पकड़ने वाले हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और फाउंडेशन बिल्डिंग के कल्टीवेटर को पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल भी मेंशन करना मत भूलो सेट के मैरिज रिवॉर्ड्स क्या क्या थे। इवन अगर हम उसकी डेड बॉडी को भी उनको दे देते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी है हमारी सेल्फ कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए और फोकस करने के लिए हमें हमारी कल्टीवेशन पे। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो पहुंच चुके होते हैं एक अलग जगह पे। चू लेके जा रहा होता है लियांग को एक अंडरग्राउंड टनल में। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लियांग कहते हैं सीनियर ब्रदर आप अभी भी काफ़ी कमाल के हैं, इस तरह के स्मॉल से कॉर्टयार्ड में भी आपने इस तरह की अंडरग्राउंड टनल छिपा के रखी हुई है, ये सच में बिना किसी गलती के बनाई गई है और काफ़ी कमाल की है। लेकिन तभी वो पूछ लेता है ब्रदर आखिर हमें और कितने लंबे टाइम तक चलना पड़ेगा ऐसी, और कितने लंबे टाइम तक हमें रुकना पड़ेगा अंकल ल्यू से मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चू कहता है हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुंच ही गए हैं, लेकिन अगर जूनियर ब्रदर इतनी जल्दी में है और जूनियर ब्रदर बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहे, फिर वो काफी जराई किलिंग और डेवलिश सा चेहरा बनाते हुए कहता है तो मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, सीनियर ब्रदर यहाँ पे तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नसीमा में देखने को मिलता है कि लियांग बहुत ही तेजी के साथ बाहर जाके बचता है, और तभी हम देखते हैं आसपास के लोग कहते हैं ध्यान से देखो ये तो लियांग है। और तभी हम देखते हैं उसके पास में डिसेबल्स आ चुके होते हैं। लियांग काफी घायल होता है और कहता है वहाँ नीचे चू शुआन और ल्यू चेंगशोंग हैं, वो दोनों के दोनों सीढ़ियों से नीचे हैं, जल्दी जाके उन्हें पकड़ लो। और फिर वो कहने लगता है बिल्कुल परेशान मत होना मेरे बारे में, उन्हें बिल्कुल भी भागने मत दो। उसकी सिर्फ इतना कहने की देर थी कि सब कुत्तों की तरह अंदर जाने के लिए भागना स्टार्ट कर चुके होते हैं उस जगह पे, और वहाँ पे एल्डर भी कहता है जल्दी जाओ और उन सभी को मार दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है वो सभी के सभी डिसेबल्स अंदर जा चुके होते हैं, और उन्हें अपने सामने एक अजीब सी कॉर्पस दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से सूखी हुई होती है। तुम उसे देख के बोल सकते हो यार उसकी बॉडी के अंदर से सारे का सारा खून गायब हो चुका है। तभी हम देख सकते हैं आसपास के डिसेबल्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। उनमें से एक कहता है मास्टर यहाँ पे सूखा हुआ कॉर्पस है। तभी हम देखते हैं वो एल्डर जैसी वहाँ पे आकर देखता है और कहता है कितनी ज्यादा बेरहमी के साथ मारा गया है इसे, और ये इतनी ज्यादा बेकार तरीके से यहाँ पे इतने बुरी हालत में पड़ा हुआ है। तभी वो जैसी इसके चेक करता है वो कहता है ये तो लियांग है, और ये देख के एल्डर पसीने पसीने हो चुका होता है। वो काफी ज्यादा ही शौक होता है और कहता है इसका मतलब जो इंसान बाहर था जिसने कि हमें अंदर भेजा वो असल में असली वाला चूशुआन था, जल्दी से वापस चलो, उस बंदे ने हमें ट्रिक कर दिया है, हमें उसे पकड़ना होगा। तो इसी तरीके से अपने चू ने इन सभी को धोखा दे दिया होता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं स्क्विंगे सिटी से बाहर का जहाँ पे चू आ चुका होता है, और फिर वो अपने फेस से उस लियांग वाले मास्क को निकालते हुए कहता है ये टेम्पररी ह्यूमन का लीडर मास्क सच में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है पहन पाना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन थैंक्स इन सारी बग्स की बातें सुनकर मैं स्टेबल हो पाया कि मुझे पता लग चुका है कि असल में लियांग ही था जो कि असली धोखेबाज था, और मैं उसकी वजह से बच पाया और उसके जाल में नहीं फंसा। तभी हम देखते हो अपने मनी मन कह रहा होता है लेकिन इवन भली मैं उनके हाथों से भाग पाने में कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन कितने लंबे टाइम तक मैं भाग पाऊंगा, क्या मुझे हमेशा ही भागते रहना होगा उनके हाथों, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या मुझे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन ये भी सही नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं चेंज करता हूँ मेरे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को डिमोनिक सेक्स से तो मुझे अपनी कल्टीवेशन के पाथ को भी चेंज करना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी प्रीवियस कल्टीवेशन सारी के सारी मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, और सिर्फ इतना ही नहीं होगा उसके साथ मुझे काफ़ी हाई लेवल का बैकलैश वाला रिस्क भी लेना पड़ेगा, और अगर मुझे कुछ बुरा हो जाता है तो मेरी मौत भी हो सकती है। फिर वो कहता है अपने मन ही मन लेकिन उससे भी ज़्यादा मेन बात यह है कि मेरे एप्टीट्यूड जो कि कल्टीवेट करने के लिए मौजूद चाहिए होते हैं वो डायरेक्ट सेक की टेक्निक के साथ इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो मैं कभी भी नहीं पहुँच पाऊंगा फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक। इवन अगर मैं मर भी जाऊं और मैं डायरेक्ट सेट में रह के कल्टीवेट करूं तब भी वो कह रहा होता है सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक आर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे कम खतरे के साथ में ज़्यादा रिजल्ट दे सकती हैं, वो भी काफ़ी जल्दी भी। इसलिए मेरे जैसा कोई इंसान जिसके पास में ऑर्डनरी एप्टीट्यूड है उसके पास में अगर थोड़ा भी चांस है इमॉर्टलिटी पाने का तो उसे वो चांस नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मुझे ज़रूरत है अभी भी मेरे डिमोनिक पाथ पे चलते रहने की। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो एक केव के अंदर होता है नेक्स्ट सीन में रात में, और कहने लगता है
फ्यूचर में जो भी हो, लेकिन मुझे एटलीस्ट अपने आस को तो अच्छे से लेना चाहिए। और फिर वो डब्बे में से एक खजाने को निकालते हुए कहता है, नहीं सिर्फ मैंने अब्सॉर्ब किया उस गद्दार लियांग की स्पिरिचुअल पावर को उसकी बॉडी से, बल्कि ऑल्सो मैंने उसके सारे के सारे ट्रेजर्स को भी उससे छीन लिया, और ये सच में मेरे लिए काफी बड़ा प्रॉफिट है। और फिर वो अपने मन ही मन कह रहा होता है, इवन सरप्राइजिंग चीज तो ये है कि उस ट्रैक्टर लियांग के पास एक्चुअली एक मिस्टीरियस मैजिकल आर्टिफैक्ट था जो कि वूसी सेट के ट्रेजर वोल्ट से बिलोंग करता है। और ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा ही तगड़ा आर्टिफैक्ट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आइटम आउटर बैटलफील्ड से आया था और यह एक्सट्रीमली हाई ग्रेड का है, लेकिन इसके लिए जरूरत होती है कंपैटिबल स्पिरिट पावर की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करती हो इसे यूज करने के लिए। लेकिन फिर वो कहता है, पर बदकिस्मती से सेट की तबाही तक भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो पाया था जो कि इस ट्रेजर की अप्रूवल को पाने में कामयाब हो पाया था। मतलब तो मैं बेसिकली बताऊं तो सेट की तबाही हो चुकी है, लेकिन उस तबाही तक भी कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था इसके सेट में जिसने कि इस ट्रेजर को कभी इस्तेमाल किया हो, क्योंकि इस ट्रेजर ने कभी भी किसी को भी खुद को इस्तेमाल करने नहीं दिया। हम देखते हैं वहाँ पे अपना चू कहता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे जैसा कोई बंदा जो कि आउटर इलम से यहाँ पे आया है, शायद से मुझे एक मौका मिल सकता है। इतना कहते वो वहाँ पे अपनी फिंगर का इस्तेमाल करता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इसके साथ, और वो जैसी ऐसा सीन करता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है मिरर में से रोशनी निकल चुकी होती है और अंदर मिरर की कुछ देखकर जो भी शॉक हो चुका होता है वो देखता है वहाँ पे एक मॉडर्न वर्ल्ड को। वो कहता है क्यों ये सिमिलर लग रहा है मुझे अपोकलिप्टिक डिजास्टर से जो कि मैंने मूवी में देखा था, और देख के लगता है मेरे ट्रांसमैग्रेट होने से पहले जो चीजें मैं देखा करता था ये कुछ कुछ वैसी हैं। वो कहता है क्या ये कोई एक इल्यूजन है, लेकिन लगता तो नहीं। वो जैसे मिरर में टच करता है मिरर के अंदर से रोशनी निकलना स्टार्ट हो चुकी होती है और देखते देखते वो मिरर के अंदर जा चुका होता है। तभी नासिन में हम देखते हैं वो एक अलग जगह पे पहुंच चुका होता है और उसके सर में पेन हो रहा होता है। वो कहता है क्या हुआ, क्या मुझे मिरर के अंदर खींच लिया गया है, आखिर ये जगह कौन सी है। तभी हम देखते हैं उस वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है जो कि मिरर के अंदर दिख रहा था। वो कहता है क्या ये एक्चुअली मेरी असली दुनिया है जहाँ से मैं आया था इस कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड में। वो कहता है आखिर क्यों ये वर्ल्ड इस तरह का बन चुका है और ये सब कुछ कैसे हुआ, कि यहाँ पे कोई वॉर हुई या कोई बीमारी फैल गई या किसी एलियन ने यहाँ पे आके इन्वेड कर दिया जिसकी वजह से इतनी तबाही मच चुकी है। तभी वो कहता है मेरे लिए अच्छा यही होगा कि अगर मैं यहाँ पे किसी सर्वाइवर को ढूंढ लूँ जिससे मुझे यहाँ की सिचुएशन के बारे में और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। और फिर वो कहता है शायद से ये बिल्कुल भी वो अर्थ नहीं है जहाँ पे मैं रहा करता था। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक इंसान को देख के वो शॉक हो चुका होता है और हम देखते हैं वो इंसान कुछ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो कहता है ग्रेट मैंने फाइनली एक सर्वाइवर को ढूंढ ही लिया। तभी हम देखते हैं जैसे उसे देखता है तो वो यहाँ पे किसी दूसरे इंसान को खा रहा था और एक कोई इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी था। ये देख के चू भी शॉक हो चुका होता है, उसे भी पहले कुछ समझ भी नहीं आता। तभी हम देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं चू के ऊपर, और तभी चू कहता है ये तो ज़ॉम्बीज हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो अपने हाथों से निकाल चुका होता है अपनी ब्लड स्टील वायर्स को, और इसके बाद हम देखते हैं उसकी ये इंसेक्ट ब्लड वायर्स जाके अटैक करने लगती हैं उन ज़ॉम्बीज के ऊपर और उसे बीच में से चीर देती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो अपनी वायर को देख रहा होता है और वायर को देख के कहता है, क्योंकि उसकी वायर अजीब सा रिएक्ट कर रही होती है, वो कहता है आखिर इन बॉडीज के साथ क्या है, ये असल में एकदम से ऐसी हरकतें करने लगी। ये बॉडी इनकी टफनेस बिल्कुल भी अलग नहीं है ऑर्डिनरी पर्सन से। देख के लगता है कि क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर के सामने इनकी औकात किसी वॉर्म से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं वो सारे के सारे ज़ॉम्बिस को देख के वो जो उसकी स्नेक वायर होती है वो आके जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो कह रहा होता है इंसेक्ट ब्लड, क्या तुम कह रहे हो कि तुम डिवोर करना चाहते हो इस ज़ॉम्बी के ब्लड को और फ्लैश को। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो कहता है बाय द वे वैसे भी ज़ॉम्बीज हिल सकते हैं तो शायद से हम इन्हें भी लिविंग बींग्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो जैसी अपने ब्लड वॉर्म वाली वायर को उसके पास लेके जाता है। वो कह रहा होता है मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ पे मैं ज़ॉम्बीज को यूज़ करूँ उनके ब्लड और फ्लैश को कल्टीवेट करने के लिए अपनी टेक्निक्स को, तो शायद से इवन मेरे वॉर्म्स और मेरी टेक्निक दोनों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। हम देखते हैं चूंकि इंसेक्ट वायर काफ़ी ज़्यादा इराल टपका रही होती है ज़ॉम्बी को देखते हुए और फिर वो एकदम से डिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है उससे, और इससे उसे काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है। जो कहता है सच में इफेक्टिव था और अगर ऐसी बात है तो श्योर इनफ मुझे यहाँ पे अब बिल्कुल भी खाने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का फ्लैश और ब्लड काफ़ी ज़्यादा सूटेड है तुम्हारे एप्टीट्यूड के लिए, है ना। और फिर वो अपने इंसेक्ट वायर का इस्तेमाल करते हुए रेडी हो चुका होता है अपने लेवल को अप करने के लिए, और फिर कहता देख के लगता अब से और इसी टाइम से मैं प्रैक्टिस करूंगा मेरे स्किल्स को और यहाँ पर मेरे वॉर्म्स को पेट भर के खाना खिलाऊंगा। मुझे अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है ब्लड की और फ्लैश की सप्लाई को लेके अब और आगे। और तभी हम देखते हैं हमें देखने को मिलता है वहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं जो कि पागल हो चुके होते हैं और चू पे हमला करने वाले होते हैं। तभी चू कहता है ये पूरी की पूरी सिटी नहीं, इवन एक पूरा का पूरा प्लेनेट अब से मेरा रिसोर्स पूल बनने वाला है जिसके अंदर मैं जितना चाहे उतना रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाऊंगा।
और इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे कल्टीवेट करूंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे उसकी जो स्नेक वायर होती है या इंसेक्ट वायर, तुम उसे कुछ भी बोल लो यार, मैं दोनों बोलता हूँ। और वो एकदम से इन सभी को मारना स्टार्ट कर चुकी होती है। चू कहता है इससे भी ज्यादा ज़ॉम्बिस को मारना, इसे तो हम हेवंस के जरिए असाइन किया हुआ एक्ट कह सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं हेवंस के अगेंस्ट जा रहा हूँ, इसीलिए इससे मेरे मैरिज पॉइंट्स बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। और यहाँ पे जो हेवनली पनिशमेंट है वो भी मुझे नहीं मिलेगी। देख के लगता है यहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा मेरी डिमोनिक टेक्निक्स को, वो भी बिना किसी झंझट के, और अपनी पावर को बढ़ा पाऊंगा। तभी हम देखते हो कह रहा होता है इवन अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही चलता रहा तो इसके साथ साथ अब से मैं इस दुनिया के अंदर एक अल्टीमेट कल्टीवेशन वर्ल्ड को परस्यू करूंगा और मैं कभी भी पीछे नहीं हटने वाला मेरे ड्रीम से। और मेरी पास्ट लाइफ में मेरा ड्रीम था इटर्नल लाइफ पास पाना और मैं वो पा कर रहूंगा। और तभी हम देखते हैं इसी के साथ उसने काफी सारे ज़ॉम्बिस को खत्म कर दिया होता है और उनकी ढेर पे खड़ा हुआ होता है। तो ठीक इसी सीन के साथ हमारे इस वाले पार्ट की एंडिंग होती है। तो अब आगे स्टोरी कैसे जाने वाली है और आगे क्या क्या होगा वो सब तो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। पर मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि हमारा मेन कैरेक्टर जू आगे चलकर और भी ज्यादा बैडस बनने वाला है। और इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड से अगर वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करता रहता है ऐसी, क्योंकि यहाँ पे शायद से उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो क्या पता कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड के अंदर वो अपने बर्बाद बूझी सेट को वापस से क्रिएट करे और ये काफी ज्यादा ही पावरफुल होगा। जो भी हो, तुम्हें चूंकि इस पूरी की पूरी एडवेंचर को देखने में काफी मजा आने वाला है। और अगर तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया और ये मानवा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी और न्यू मानवा में, तब तक के लिए सैन और गुड बाय, चलता हूँ अब, बाय। और हाँ, जाने से पहले तुम्हें वैम्पायर वाली मानवा का एपिसोड जल्दी देखने को मिल जाएगा। मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया है, बस एडिट करना बाकी है और वो भी जल्दी एडिट हो जाएगी। और इस बार मैं उसके सारे के सारे एपिसोड एक साथ कंबाइन कर दूंगा। सो बाय।